हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी। देखिए क्लास 11th में आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं और आज हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट। और इस यूनिट का नाम क्या है? आज हम कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट। और इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम लोग द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड भी स्टडी करेंगे। ये जो एक चैप्टर है इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए आपकी जो 11th क्लास है बायोलॉजी के अंदर टोटल 5 यूनिट्स है और उनके अंदर टोटल 22 चैप्टर्स है। जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, वो ये कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो भी आपको बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसके अलावा आपको चीज़ों को समझना भी है। देखिए बायोलॉजी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीज़न ये है कि बायोलॉजी के अंदर जो भी फिनोमिना है या जो भी प्रोसेस हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो हमारे सराउंडिंग या हम उनको पर्सनली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्लास 11th के अंदर लाइक प्रोसेस आपने पढ़ा था, जिसके अंदर डाइजेशन पढ़ा था आप लोगों ने, रेस्पिरेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ा था। तो ये जितने भी आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर प्रोसेस देखी थी वो सारी की सारी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी और हम उस चीज़ को फील भी कर सकते हैं एंड हम उस चीज़ जो भी प्रोसेस हो रही है उनको हम रिलेट भी कर सकते हैं अपने साथ। सो बायोलॉजी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बायोलॉजी वर्ड जो है वो ही अपने आप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके बैठा है, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि इस यूनिट का मतलब क्या है, इस यूनिट के नाम का मतलब क्या है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या जब भी कोई आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक में जो नाम है जो दिया हुआ है उसके अर्थ को समझना, उसके मीनिंग को समझना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक नई मूवी रिलीज होती है तो उस मूवी से पहले हमें उस मूवी का क्या मिलता है? ट्रेलर मिलता है। जब हम उस ट्रेलर को देखते हैं तो कुछ प्रेडिक्शंस लगाते हैं, कुछ मतलब इमेजिनेशन में आती है हमारी चीज़ें कि इस मूवी के अंदर पर्टिकुलर क्या स्टोरी रहने वाली है, किस के अराउंड ये मूवी जाने वाली है, कि कॉमेडी मूवी रहेगी या कोई एक्शन फिल्म रहेगी या इस तरीके की। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चला? वो एक ट्रेलर देख के। ठीक उसी तरीके से इस यूनिट के अंदर क्या होने वाला है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। यानी कि इस यूनिट का एक ट्रेलर, एक समराइजेशन हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स भी रहेंगी जो कि काफी मेमोराइज करने वाली होगी, साइंटिफिक नेम भी रहेंगे, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के एग्जाम्पल भी रहेंगे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर हम चाहें तो, अगर उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर रिलेट करते हुए चले तो। मैं एक समराइजेशन देती हूँ कि इस यूनिट के अंदर हमें क्या करना है, देन हम उसको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। देखिए कोई भी यूनिट है वो अपने आप में एक पूरी कंप्लीट स्टोरी लेके बैठी है और ये जो स्टोरी चल रही है किसके अराउंड चल रही है, तो हमारे पास एक नाम दिया हुआ है लिविंग। यानी कि इस पूरी यूनिट के अंदर हमें कुछ चीजें हैं जो देखनी है। वो ये कि पहली चीज तो ये कि अर्थ पर लिविंग्स जो हैं वो आए कैसे, बने कैसे, यानी कि लिविंग्स जो है वो अर्थ के ऊपर जनरेट कैसे हुए, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप अगर सोचे तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि ये कभी कभी अपने आप से पूछो इस क्वेश्चन को कि आप सोच के देखो, ठीक है हम एक रूटीन लाइफ हम अपने कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप इमेजिनेशन करके देखो, अर्थ सिर्फ एक अकेला प्लेनेट तो नहीं है, बहुत और सारे प्लेनेट्स भी है, सिर्फ अर्थ में ही लाइफ कैसे आई। एक चीज ये है जो हमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी इंक्रीज करती है। तो देखिए जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ जो आई और
उस लाइफ की प्रेजेंस जहाँ जहाँ हमें देखने को मिली, तो अर्थ पर हमें उन जहाँ जहाँ वो लाइफ प्रेजेंट थी उनको हमने किस नाम से जाना, लिविंग के नाम से जाना। तो हमारा पहला टारगेट तो इसके अंदर यही है कि लिविंग क्या है, लाइफ क्या है, ये चीज को समझना। दूसरा, उन लिविंग्स को समझ के हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग्स क्या है अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक स्टोरी है, अर्थ एक प्लेनेट है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग्स प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो लिविंग है वो अलग अलग वेराइटी के अंदर प्रेजेंट है। उस वैरायटी जो लिविंग्स के अंदर देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में हमें जो वैरायटी देखने को मिलती है, उस वैरायटी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी काफी फेमिलियर वर्ड रहा है आपका क्लास 9th के अंदर, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज या डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। तो इस पूरी यूनिट के अंदर जो समराइजेशन कर रही थी मैं उसी के ऊपर आती हूँ वापस से, कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमें सारे के सारे लिविंग्स को आइडेंटिफाई करना है। लिविंग्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन लिविंग्स को क्लासिफाई करेंगे, एक पर्टिकुलर कैटेगराइज करेंगे उनको एक पर्टिकुलर फिनोमिना के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्या होगा कि जितने भी अर्थ पे लिविंग्स थे उनको हम पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देंगे एंड देन हम उनमें स्टडी करेंगे। उस ग्रुप के अंदर देखेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सो इस यूनिट के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि लिविंग क्या है, ठीक है, उन लिविंग्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उन लिविंग्स को कैसे कैटेगराइज करना है। तो उसके लिए एक ब्रांच भी आएगी जिसको हम बोलेंगे टेक्सोनोमी, जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग टैक्सोन या फिर आप बोल सकते हो 5 किंगडम फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि उन किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अरेंज्ड है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। तो ये सारी की सारी एक स्टोरी रहेगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको कंटिन्यूटी के साथ और इंटरेस्ट बना के देखना पड़ेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी टर्म से, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि बायोलॉजी टर्म में भी काफी सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। तो हमारी जो टर्म है वो है बायोलॉजी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो इसी पे आ जाता है कि जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है, यानी कि दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है। कौन कौन से? जो पहला वर्ड है वो है बायोस और जो दूसरा वर्ड है उसको हम बोलते हैं लोगस। देखो बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है, और लोगस का मतलब जहां पे भी आ जाता है तो वो क्या रहती है, स्टडी। यानी कि लॉजी वर्ड जहां पे भी रहता है वो बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं वो क्या होते हैं, लॉजी, यानी कि स्टडी करना। तो इन दोनों वर्ड्स को हम मिला दें तो हमारे लिए बायो का मतलब क्या रहेगा, स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि बायोलॉजी जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। देखो अर्थ के ऊपर हमें लाइफ को देखना है कि लाइफ क्या है, लाइफ को जहां प्रेजेंट है वो लिविंग है, उन लिविंग्स को हमें क्लासिफाई करना है और देन क्लासिफिकेशन करके हमें एनालाइज करना है सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो है जो इस यूनिट के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अभी तो हमें एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना है, वो है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो है एक लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड वर्ड है और दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जो एक का मतलब क्या है, बायोस, और दूसरे का मतलब क्या है, लोगोस। अगर दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे लिए बायोलॉजी का मतलब क्या रहता है, स्टडी ऑफ लाइफ। इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नीट के क्वेश्चन की बात करें, तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि हु गिव द टर्म बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने दी थी, वो दी थी लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। इन्होंने बायोलॉजी टर्म को गिवन किया, यानी कि बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो दो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड काफी डेफिनेशंस भी हैं जो भी पूछी जाती है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन तो हमारे सामने बहुत ही इजीली क्लियर हो रही है कि बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसकी, लाइफ की, ठीक है। उसके बाद में जो बायोलॉजी है
एक स्टोरी है किसकी? बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. दैट इज अ वेरी सिंपल एंड कॉमन डेफिनेशन, यानी कि इट इज ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, अर्थ के ऊपर हमें किसकी स्टोरी बता रही है? लाइफ की. इसके अलावा बायोलॉजी की कोई डेफिनेशन भी आती है कि इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये एक साइंस है जिसके अंदर लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, यानी कि लाइफ फॉर्म्स का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ्स. अगर आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है लाइफ्स के अंदर. कुछ ऐसे लिविंग्स हमें देखने को मिलेंगे जो यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है, कुछ बहुत ही सिंपल है, कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिल रही है. तो और उनके अंदर क्या चल रही है? डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस या लिविंग प्रोसेस. इन सब की स्टडी या इन सब का जो साइंस है वो क्या कहलाता है? हमारे लिए बायोलॉजी रहता है. क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बनती है कि बायोलॉजी को एक ऐसी स्टोरी माना गया है किसकी? एवोल्यूशन की. किसके लिए? लिविंग्स किस तरीके से इवॉल्व हुए अर्थ के ऊपर. ये भी हमें किसके थ्रू देखने को मिलता है? बायोलॉजी के अंदर. तो इट इज ए story of evolution of living organisms on अर्थ. ठीक है, यहाँ पे एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस है और एवोल्यूशन का रिजल्ट ही क्या बनाता है? लाइफ फॉर्म को ओरिजिनेट करता है. तो इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या ओरिजिनेट हुई? लाइफ बनी. देखिए एवोल्यूशन जो है ऐसा माना जाता है, एवोल्यूशन की एक अपनी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सब जगह बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है जिनको हमें बहुत अच्छे से सुनना, समझना और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना होगा. देखो एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दूसरी चीज ये कि मैं आपको एनसीईआरटी का तो एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, साथ में इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो यहाँ पे एवोल्यूशन जो है इसको, ठीक है, एक प्रोसेस है कि इसमें अर्थ पे लाइफ बनी. इसको सिर्फ यूं ही नहीं समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना थी जिसके अंदर अर्थ पर जब लाइफ फॉर्म हुई तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हुई, यानी कि ऐसी सीक्वेंस जो हमें लाइफ को फॉर्म करवाती है. वो सीक्वेंस कैसी थी? जैसे कि एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उससे क्या बनी? एक नॉर्मल या प्रोटोबायोंट सेल बनी या फिर न्यूली फॉर्म्ड सेल बनी या बहुत ही ओल्ड या बहुत ही सिंपल सेल का फॉर्मेशन हुआ और उससे फिर सेल्स क्या होती गई? कॉम्प्लिकेटेड होती गई एंड देन वो टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ. तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी है कि हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो ये यूनिट है इसके अंदर हमारा एक टास्क है कि ये देखना कि लिविंग्स क्या है, उनको हमें पहचानना है, फिर उनको हमें क्लासिफाई करना है, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करना है, देन उनको नेमिंग भी करनी है, उनको क्लासिफाई भी करना है एंड उन सारे लिविंग्स को हमें एनालाइज भी करना है. ये हमारी पूरी की पूरी टास्क रहेगी इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर. सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अ लिविंग, यानी कि इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड. तो अब हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और जिसका नाम क्या था? द लिविंग वर्ड. द लिविंग
वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर को अगर हम एनालाइज करें तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स रहेंगे। देखो, पहला जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो ये कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, लिविंग क्या होते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग्स। इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। इसके अलावा और पढ़ेंगे इसके अंदर हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, और हम देखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, ये टोटल टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है, लिविंग क्या है। इसको हमें देखना है कि लिविंग क्या होते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम एक एक को एक ओवरव्यू देती हूँ। देखो, जो ये चैप्टर है द लिविंग वर्ड, इसके अंदर हमें पहला तो ये देखना है कि लिविंग क्या है। तो लिविंग को पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें कुछ फीचर्स की जरूरत होगी, तो हम उन फीचर्स को क्लैरिफाई करेंगे कि वो क्या क्या है। देन हम देखेंगे कि लिविंग्स के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है। डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो लिविंग के अंदर अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लस उनके हैबिटेट्स की। कैसे, आप बताइए कि जो लिविंग है ये कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट। आप सोच के देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे प्रोकैरियोटिक है, चाहे यूकैरियोटिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो लिविंग है उसका हैबिटेट देखो, कुछ भी हो सकता है। वो माउंटेन्स में मिल सकते हैं, सैंड दून के अंदर, यानी कि डेजर्ट में भी हमें लिविंग्स मिल सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लाइक पोलर रीजन के अंदर हमें लिविंग देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। हॉट स्प्रिंग वाटर जो रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं, वहाँ पे भी लिविंग्स प्रेजेंट है। डजेंट मैटर वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन है तो वो लिविंग ही ना। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर बॉडीज है या सॉल्टी वाटर बॉडीज है, इन सब के अंदर लिविंग प्रेजेंट है। तो पहली चीज, अर्थ पर इतने सारे लिविंग्स है, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली माना गया है कि अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ लिविंग्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं अर्थ पे, और पता नहीं कितने मिलियंस अभी लिविंग्स और प्रेजेंट है अर्थ पे, और हम उनको अभी तक जान नहीं पाए या उनको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि अर्थ पर सिर्फ हम अकेले लिविंग नहीं है, हमारे अलावा और भी वेराइटी ऑफ लिविंग, अमेजिंगली डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है, विद उनकी डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी उनके हैबिटेट्स के साथ भी। तो हमें वो भी देखनी है। टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स, ये दो वर्ड आपके न्यू है। ऑल्दो आपने 9th क्लास के अंदर इनके बारे में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास की बातें तो बहुत पुरानी हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की, और बायोलॉजी की इसकी ब्रांच थी साइंस की, जिसके अंदर हम लाइफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स जो है वो ब्रांच है जिसके अंदर बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, एंड उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम उनको क्या कर सके, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज कर सकें। देन हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, जितने भी लिविंग्स हैं उनको पहचान के उनका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देना होगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कैसा करेंगे, हम भी नामकरण के स्टेप्स देखेंगे। इसके भी स्टेप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि नॉर्मल एक बच्चे का नामकरण होता है तो मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक फिनोमिना के साथ होता है, पंडित जी आते हैं, हवन करवाते हैं, काइंड ऑफ। सो यहाँ पे भी जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर भी हम कुछ इसी तरह की स्टोरी देखेंगे कि एक पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के साथ हम नेमिंग करेंगे।
टेक्सोनोमिक कैटेगरीज देखेंगे कि क्या होती है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, यानी कि नेमिंग करने के बाद में उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे, और उसके बाद में हम उनसे रिलेटेड एड्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कंप्लीट एनसीईआरटी को रीड करना होगा, क्लास को देखना समझना भी होगा, और जितने भी आपकी प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने अंदर छुपा के नहीं रखनी है, पूछना होगा। जितनी बार आप मेरे से पूछोगे, अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर करोगे, ये टॉपिक उतना ही आसान और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारा पहला टॉपिक हम देखते हैं कि लिविंग क्या है। देखिए, लिविंग, अगर लिविंग वर्ड का बात आती है तो हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिडिक्शन चलने लग जाती है। जैसे कि लिविंग आ गया तो लिविंग वो होते हैं जो बोल पा रहे हैं, जो चल पा रहे हैं, जो रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, या जो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, या रिस्पोंड कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। तो इस तरह के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। जैसे कि लिविंग है तो वो अडेप्टेशन भी तो कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इस तरीके के काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने, हमारे दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा और ये जानना होगा कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये कैरेक्टर है, दैट मीन ये लिविंग होगा, ये कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा, नॉन लिविंग। तो एक वर्ड आ गया यहाँ पे अर्थ पे, मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइफ में एक तीसरा, मतलब लाइफ के साथ एक तीसरा वर्ड भी अटैच हो जाता है, वो रहता है डेथ, ठीक है। अर्थ पर लिविंग और नॉन लिविंग के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है। सपोज देन मैं अगर मेरी बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि मैं क्या हूं, लिविंग, नॉन लिविंग, क्या हूं? सो आप मेरे को 1 मिनट में आंसर कर देंगे कि आप लिविंग है, बिल्कुल सही। कोई भी अर्थ पर इमॉर्टल तो है नहीं, डेथ तो जरूरी है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद में डेथ होती ही होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक्सेप्शन है यहाँ पे यूनिसेलुलर या फिर जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम देखेंगे किस तरीके से। लेकिन अभी हमें देखना है कि आइडेंटिफाई करना है लिविंग, नॉन लिविंग और डेड के बीच में, डेथ के बीच में, तो डेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद में अगर मेरी डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ मैं किस में आऊँगी, लिविंग में या नॉन लिविंग में? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि फिर मैं नॉन लिविंग थोड़े ना हो जाऊंगी। तो हमें पहले तो ये देखना है कि डेड सब्सटेंस, लिविंग और नॉन लिविंग, इन तीनों को थोड़ा सा हमें क्लियर करना है, उसके बाद में हम लिविंग पे आएंगे। देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो आपके पास वुड से बनी हुई चेयर है, ठीक है, वुड से बनी हुई, लकड़ी की, ठीक है, या वुडी आइटम कोई भी आपके दिमाग में या आपके सामने, अगर कोई, अगर पेंसिल भी है तो पेंसिल की चारों तरफ जो कवर है वो वुड का ही होता है। अगर उसी को अगर आप सोच रहे हो, या टेबल जो कि वुड की बनी हुई है उसको अगर आप इमेजिनेशन में लेके आओ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ये चेयर या टेबल जो वुड का बना हुआ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो मोस्ट ऑफ केस में इस पे कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स के अंदर कि उसको वो किसमें कंसिडर करेंगे, नॉन लिविंग में, क्योंकि वो टेबल या चेयर ना तो चल सकती है, ना बोल सकती है, ठीक है, ना रेस्पायर कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा माय डियर किड्स। रीजन ये है कि ध्यान से समझना इस चीज को, जो वुड है वो किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। और प्लांट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। एनिमल और प्लांट और माइक्रोब्स, ये सारे क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। कैसे पता चला हमें लिविंग होते हैं, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। वुड इज द पार्ट ऑफ प्लांट। अब वुड के अंदर सेल प्रेजेंट है, और कैसी सेल्स है, डेड सेल्स है। तो वुडी, ये वुडी आइटम जो है वो नॉन लिविंग नहीं कंसिडर करके हम उसको किस में कंसिडर करते हैं, डेड सब्सटेंसेस में कंसिडर करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नॉन लिविंग क्या हुआ है, नॉन लिविंग प्लास्टिक, ग्लास, या फिर जो माउंटेन, सैंड दून, ये सारी चीजें क्या रहती है, ये नॉन लिविंग रहती है। तो लिविंग को कैसे पहचानेंगे, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि लिविंग क्या है और किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखो, जो लिविंग वर्ड की इतनी सारी डाइवर्सिटी को देखते हुए, लिविंग्स को ऑब्जर्व करते हुए काफी सारे माइंड में क्वेश्चंस थे। उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या, यानी कि वास्तव में लाइफ है क्या। तो इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, एक टेक्निकली क्वेश्चन आता है और एक फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है,
अगर हम देखें तो अगर इसको हम थोड़ा सा नोट करते हैं, यानी कि द लिविंग वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इंडेड ऑफ लाइफ, यानी कि वास्तव में लाइफ क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के, इस क्वेश्चन के साथ दो और क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, फिलोसफिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो टेक्निकल क्वेश्चन क्या रहता है, टेक्निकल क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, और जो फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये देखो कि हमें देखना है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो इससे रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि लिविंग को हम नॉन लिविंग से अलग कैसे करेंगे, और फिलोसफिकल जो क्वेश्चन आता है वो है पर्पस क्या है लाइफ की। तो इन दोनों के अंदर हम एज अ साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो हमारा फिलोसफिकल क्वेश्चन है वो एक फिलॉसफी बेस्ड रहता है, तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे किसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि लिविंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, लिविंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लिविंग्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक तो हमारे पास होता है डिफाइनिंग फीचर्स, और एक होता है हमारे पास नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे डिफाइनिंग का मतलब क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि ऐसे फीचर्स जिनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स है, और उन सारे फीचर्स को एक एक करके हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये डिफाइनिंग में क्यों रखा गया है और नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखा गया है। तो हम एक एक फीचर को हम पिक करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें डिफाइनिंग फीचर, तो डिफाइनिंग फीचर जो पहला डिफाइनिंग फीचर होता है वो कौन सा होता है, मेटाबॉलिज्म। देखेंगे क्या होता है मेटाबॉलिज्म, और उसको भी समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग में क्यों रखा है, नॉन डिफाइनिंग में क्यों नहीं रखा। एक वर्ड को हम क्लियर करने वाले हैं अभी अपकमिंग क्लास के अंदर। सेकेंड हमारा जो डिफाइनिंग फीचर रहता है वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी देखेंगे ये क्या होता है। और जो थर्ड हमारे पास डिफाइनिंग फीचर रहता है वो रहता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, इनको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। और अगर हम नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो हमारे पास कौन सा रहता है, ग्रोथ रहता है और रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे क्या रहते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करने के लिए या उनको अलग अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डिफाइनिंग फीचर्स की ज़रूरत होती है। डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जिनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। वो कौन से फीचर्स होते हैं, डिफाइनिंग फीचर, जिसके अंदर हम मेटाबॉलिज्म को क्लियर करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये इसको देखेंगे, कॉन्शियसनेस क्या होती है इसको भी समझेंगे। इसके अलावा हम नॉन डिफाइनिंग फीचर्स को भी स्टडी करेंगे कि जो ग्रोथ है वो हमें पता है कि जो ग्रो करते हैं वो लिविंग है, फिर हमने ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्यों रखा, ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या है, कि इसको क्यों हम नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो वो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, जो जितने भी नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है पहले इनको देखेंगे, देन हम डिफाइनिंग फीचर्स को समझेंगे कि वो क्या होते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर में ग्रोथ। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट नॉन डिफाइनिंग फीचर था वो क्या है, ग्रोथ। ठीक है, तो हम पहले ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। ग्रोथ क्या है,
ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन एंड इट्स पार्ट की बात चल रही है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टिश्यू की, ठीक है, और इंडिविजुअल सेल्स की। अगर वहां पे परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। एनसीईआरटी के अंदर ग्रोथ के जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन कौन से हैं? ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ये है, एक तो है इंक्रीज इन मास, ठीक है, और एक है इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अपने मास में इंक्रीमेंट कर रहा है या नंबर में इंक्रीमेंट कर रहा है तो हम वहां पे कौन से फिनोमेना कंसिडर करते हैं? वो फिनोमेना कौन सी चल रही है? ग्रोथ चल रही है, ठीक है। ग्रोथ के साथ एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो ये कि ग्रोथ जो है कब होती है? तो ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ, ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में कब ग्रोथ होती है? अगर हम वहां देखें तो मेटाबॉलिज्म के अंदर जब एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा और कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होती है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होती है? क्या बनता है? किसका रिजल्ट आता है? ग्रोथ आती है, ठीक है। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं। अगर कोई अपने मास में इंक्रीमेंट कर रहा है या अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अगर हम मेटाबॉलिक कंडीशन के रिस्पेक्ट में देखें तो ग्रोथ जो है वो किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है, जिसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन तो क्या हो? ज्यादा हो और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो? कम हो। ओवरऑल हम इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, पर अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इन एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होती हैं जो कि सिंथेसाइजिंग होती हैं, ठीक है, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होती है जो डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, जहां पे कोई चीज टूटती है। तो सिंथेसाइजिंग का मतलब जब सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के या सिंथेसाइज होके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, वहीं पे एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस ब्रेक होके क्या बना देता है? सिंपल सब्सटेंस बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। यानी कि एनाबॉलिक के अंदर जो सिंपल सब्सटेंस है वो आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेगा? एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस ब्रेक होता है, क्या बनता है? सिंपल सब्सटेंस। तो ये हम और भी इनको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे। तो अभी आप देखिए कि जो ग्रोथ है वो क्या है? मास के अंदर इंक्रीमेंट या नंबर में इंक्रीमेंट, और किसका रिजल्ट होता है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से ग्रोथ होती है? जब एनाबॉलिज्म ज्यादा और कैटाबॉलिज्म कम होती है तो क्या बनती है? ग्रोथ बनती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिज्म की पर्सपेक्टिव में बात करें, यानी कि अर्थ पे, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम वहां पे देखें ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो टाइप के हैं। एक रहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के हैं। यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है तो यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो कैसे होगी? जब सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगी, ये मान लो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जब इसको ग्रो करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस सेल को क्या होना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा। जैसे ही ये सेल डिवाइड होगी तो कितनी सेल बनी? दो। यहाँ पे नंबर में इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे एक और फिनोमिना होगी, कौन सी? फिजन की फिनोमिना, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है? रिप्रोडक्शन भी हो रही है। तो
दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इंटरनल यानी कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का मतलब हो गया जो इंटर रिलेटेड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो क्योंकि ग्रोथ होगी तब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को डिवाइड करेंगे और नंबर को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही उनका ये फिनोमिना कंप्लीट होता है तो उसके साथ उनका कौन सा फिनोमिना भी कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के क्या हुए, सिनोनिम्स हुए, यानी कि काफी सिमिलर हुए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो आपस के अंदर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ये आपका जो क्लास के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर बनता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से जो होते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो आंसर जाएगा कौन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों ही अलग अलग फिनोमिना है। ये दोनों ही क्या है, अलग अलग फिनोमिना है। तो ये बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की पर्सपेक्टिव में बात करें तो यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ क्या है, एक इंक्लूसिव इवेंट है, जबकि मल्टीसेलुलर में ग्रोथ क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसके अलावा अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ ग्रोथ क्या होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ को हमने कौन से लिविंग का कैरेक्टर रखा है, लिविंग का कौन सा कैरेक्टर रखा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर के अंदर हम ग्रोथ को कंसिडर करते हैं। तो ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीमेंट है साइज के अंदर। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। जो ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट है, मेटाबॉलिज्म। कब होगा ग्रोथ, जब एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा और कैटाबॉलिक रिएक्शन कम हो तो क्या बनता है, ग्रोथ बनती है। अगर ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ग्रोथ को तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए उनको म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट माना जाता है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग फिनोमिना रहते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो एक अलग ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है और ग्रोथ उनका कंटिन्यूसली होती रहती है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स की सबकी। सो वहां पे ये दोनों ही इवेंट्स क्या रहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि टाइप ऑफ ग्रोथ के कौन कौन से टाइप है। इसी से हमें पता चलेगा कि हमने ग्रोथ को नॉन लिविंग प्रॉपर्टी के अंदर क्यों रखा है। तो अभी हम क्या स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ ग्रोथ। देखिए, टाइप ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के जो टाइप्स है वो अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं उनमें से कुछ टाइप, यानी कि अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या था हमारा, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। ठीक है, अब अगर हम ग्रोथ का एक टाइप देखें, वो टाइप रहता है इनडिटर्मिनेट और एक होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कौन सी होती है, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वो होती है जो कंटिन्यूअस ग्रो करती है। ठीक है, और जबकि डिटर्मिनेट कौन सी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल रहते हैं इनडिटर्मिनेट का, तो आंसर आएगा प्लांट्स।
प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। मान लीजिए कोई प्लांट आपने अभी देखा है, वो मान लीजिए 10 फीट का है, तो थोड़े टाइम बाद देखोगे आप वो 11 फीट का, फिर 15 फीट, 20 फीट का, इस तरीके से वो लगातार अपनी कंप्लीट लाइफ स्पैन के अंदर क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। तो ऐसी ग्रोथ जो कि लगातार हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, जो कि कंटिन्यूसली हो रही है। जबकि डिटर्मिनेट ग्रोथ वो होती है जो लिमिटेड है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड तक होती है। तो उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल रहेगा एनिमल, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ हमें सर्टेन एज तक देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक मैं नोट डाल देती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो एनिमल्स है उनके अंदर सेल डिवीजन जो है वो ठीक है। तो ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ रहती है वो बिल्कुल एक सर्टेन पीरियड तक होती है, बिल्कुल सही बात है, एक सर्टेन एज तक ही होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीज़न वो होता रहता है, कहाँ पे, उन टिश्यूज के अंदर होता रहता है जहाँ पे हमें रिप्लेस करना है किसको, लॉस्ट सेल्स को। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको डिटर्मिनेट सेल के अंदर याद रखनी होगी कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो जो डेड सेल्स हैं उनको अगर रिप्लेस करना है तो कुछ टिश्यूज के अंदर लगातार क्या होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें, वो टाइप रहेगा हमारा ग्रोथ का, एक होती है लोकलाइज्ड और एक होती है डिफ्यूज्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड ग्रोथ कौन सी होती है और डिफ्यूज कौन सी होती है वो देखते हैं। लोकलाइज्ड ग्रोथ वो होती है जो एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, यानी कि पर्टिकुलर साइट पे होती है, यानी कि लोकलाइज्ड ग्रोथ हम कौन सी कंसिडर करते हैं, जो पर्टिकुलर साइट पे होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे होती है। एग्जाम्पल अगर ले तो हमारा एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे प्लांट। प्लांट के अंदर वहाँ ग्रोथ होती है जहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि हाईली डिवाइडिंग टिश्यू हम कंसिडर करते हैं, और ये टिश्यू जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट का वो पार्ट क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। सो जो यहाँ पे जो ग्रोथ रहती है वो कौन सी होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर साइट पे होती है। जबकि डिफ्यूज्ड जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है जो हर जगह होती रहती है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें वो क्या रहता है हमारे पास, एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर अभी हमने देखा कि जहाँ जहाँ कहीं पे भी ग्रोथ हो सकती है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर डेड हो चुका है, कोई भी बॉडी सेल्स अगर लॉस्ट हो चुकी है या डेड हो चुकी है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है या ग्रोथ होती रहती है। तो जो डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है उसका एग्जाम्पल क्या रहता है, एनिमल, और जो लोकलाइज्ड ग्रोथ रहती है उसका एग्जाम्पल क्या रहता है, प्लांट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लोकलाइज्ड ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या रहता है और डिफ्यूज ग्रोथ का। डिफ्यूज ग्रोथ वो होती है जो हर कहीं हर जगह होती रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज ग्रोथ। और अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप हम देखते हैं ग्रोथ का, ग्रोथ के हम टाइप कंसिडर कर रहे हैं, तो एक टाइप हमारे पास ग्रोथ की ये भी रहती है इंटर्नसिक, और एक रहती है एक्सटर्नसिक, ठीक है। इंटर्नसिक का क्या मतलब है ये देखते हैं हम, इंटर्नसिक का क्या मतलब है और एक्सटर्नसिक का क्या मतलब है, क्योंकि यहीं से हम देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो हमारी कौन सी फीचर रहता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर अपने को यहीं से मिलने वाला है। सो इंटर्नसिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंटरनल ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ बच्चों, इंटरनल ग्रोथ। जबकि एक्सटर्नसिक ग्रोथ का मतलब होती है एक्सटर्नल
ग्रोथ, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ यानी कि जब इंटरनल मास इंक्रीज होता है, या आप बोल सो कि जो ग्रोथ है वो इनसाइड द बॉडी हो रही है, यानी कि ये जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक क्या होती है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि इसके दौरान अक्यूमुलेशन होता है डिफरेंट मटेरियल का ऑन बॉडी सरफेस, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये कोई माउंटेन है और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़े टाइम बाद में हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसकी ग्रोथ हमें कुछ इस तरीके से हुई दिखाई देती है। तो ये पहले से काफ़ी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे जो अक्यूमुलेशन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, या आउटसाइड द सरफेस हो रहा है, ठीक है, बॉडी सरफेस हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो अगर देखें, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि इंटरनल ग्रोथ जो होती है वो ओनली प्रेजेंट इन लिविंग, ठीक है। इसीलिए जो इंटर्नसिक ग्रोथ अगर आपके ऑप्शन में है, मैं स्टार लगा देती हूँ, अगर इंटर्नसिक ग्रोथ ऑप्शन में है और अगर आपसे डिफाइनिंग फीचर पूछा गया है, तो इंटर्नसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है, इंटर्नसिक ग्रोथ। जबकि अगर नॉर्मल ग्रोथ पूछा जाए तो जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो लिविंग के साथ साथ हमें नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है। तो जो एक्सटर्नसिक ग्रोथ है वो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलती है। सो इसीलिए इसी वजह से ग्रोथ को हम किस में रखते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर माना जाता है, इसीलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट ग्रोथ, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो मास में इंक्रीज या नंबर में इंक्रीज। देखो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको जितनी बार आप रिकॉल करोगे, जितनी बार मेमोराइज करोगे, वो चीज़ें आपकी उतनी ही क्लियर हो जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को बार बार रिपीट करके आपको ये कंप्लीटली याद करवा दूँ। तो मैं आपको वापस से रिकॉल करवा रही हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम एक ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, लिविंग्स क्या है इनको पहचानना था, ठीक है। उन लिविंग्स को पहचानने के लिए हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स किए थे, कुछ डिफाइनिंग थे और कुछ नॉन डिफाइनिंग थे। हम जो पहले स्टडी कर रहे हैं वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स देख रहे हैं, और उनमें से हमने पहला जो फीचर देखा है वो कौन सा है, ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है वो एक नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हमने किस में रखा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमें लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। दैट्स वाई जो यहाँ पे ग्रोथ को हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, या नॉन डिफाइनिंग फीचर कंसिडर किया जाता है लिविंग का। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर बात चल रही है सिर्फ इंटर्नशिप यानी कि इंटरनल ग्रोथ की, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, तब हमारा आंसर डेफिनेटली जाएगा कि इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना होगा कि ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ दोनों में से क्या पूछा गया है। ग्रोथ अगर आता है तो वो एक्सेप्शन के साथ होगा, क्योंकि नॉन लिविंग में भी होगा, लिविंग के साथ साथ। जबकि इंटरनल ग्रोथ की बात चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, लिविंग में प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद में हम सेकेंड नॉन डिफाइनिंग फीचर देखते हैं, और वो क्या था, रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हमारे दो नॉन डिफाइनिंग फीचर थे, जिनके बेसिस पे हम लिविंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लिविंग को पहचान नहीं सकते, लिविंग को जान नहीं सकते। सो नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, और वो क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो। रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि production of new individual
या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेनी, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसे फिनोमिना होती है जिसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग्स है, यानी कि जो लिविंग्स है वो नए लिविंग्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और उन जो नए लिविंग्स बने हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोजेनी या न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स। तो रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अनडाउटेडली जो रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग का। देखो ये दो टर्म है, दो स्टेटमेंट है जिनको आपको बहुत 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 अच्छे से क्लियर करना होगा। देखो मैं बोल रही हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। कैसे कि कोई भी लिविंग या कोई भी स्पीसीज, ग्रुप ऑफ लिविंग्स, कोई भी स्पीसीज या कोई भी लिविंग है जो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पे है और वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए उसको कौन सा फिनोमिना करनी पड़ेगी, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा कोई इंडिविजुअल तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। उनको अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, किसी भी स्पीसीज को अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इतने वाइटल प्रोसेस, इतनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने के बाद में भी ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। कैसे, अभी देखते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, तो जो रिप्रोडक्शन है वो हम देखते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पहला देखते हैं यूनिसेल्युलर के अंदर और मल्टी सेल्युलर में, ठीक है। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, अमीबा, ठीक है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर क्या होता है यहाँ पे बढ़ता है, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। नंबर इंक्रीज होता है किसका, सेल्स का या ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो ये मान लो अमीबा है या कोई भी बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो उनका नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे दो फिनोमिना हो रही है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करने की फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। और ये प्रोसेस किसके अंदर आ रही है, हमारी रिप्रोडक्शन। तो मैंने पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया था कि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सिनोनिम्स है, या फिर आप बोल सकते हो सिमिलर प्रोसेस है। इनको हम क्या मान के चल रहे हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। तो ये दोनों क्या है, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जब वो डिवाइड करता है तो इसकी जो प्रोजेनी होती है वो मोर और लेस सिमिलर होती है किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोजेनी पोजेसिंग features more to less similar to those parents, ठीक है। यहाँ पे लेस और मोर सिमिलर का मतलब है कि जब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो उनकी जो प्रोजेनी हो सकती है वो काफ़ी रिजेंबल भी कर सकती है पेरेंट से, काफ़ी सिमिलर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्शन की फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करें, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है रिप्रोडक्शन के क्या है, दो टाइप्स होते हैं। एक तो कौन सा था, एसेक्सुअल, और एक क्या था,
सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, और ना ही इनके अंदर क्या आती है, वेरिएशंस आती है, और ना ही इनके अंदर नो वेरिएशन। ना ही जब इनके अंदर गैमेट बना है तो ना ही इनके अंदर कौन से फिनोमिना हुई है, मियोसिस हुई है, नो मियोसिस। जबकि ये सारी की सारी फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे मियोसिस भी होगा, ठीक है, यहाँ पे गैमीट भी बनेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, और फर्टिलाइजेशन भी होगा, और यहाँ पे वेरिएशंस भी आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप है किसके, रिप्रोडक्शन के। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की बात करें, मेथड्स कौन कौन से हैं, तो अगर आपको याद है तो मेथड्स हमारे पास कुछ इस तरीके से रहते हैं। जो पहला मेथड रहता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। जो कौन कौन बनाता है एसेक्सुअल स्पोर, एल्गी एंड फंजाई में। दूसरा अगर हम बात करें वो थी बडिंग, ठीक है, जिसके अंदर बड बनती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है ये, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहेगा, यीस्ट, या आप बोल सकते हो हाइड्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा थर्ड, वो था फ्रेगमेंटेशन। और ये किसके अंदर रहता है, फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास जो था वो क्या रहता है, रीजनरेशन। और रीजनरेशन फिनोमिना के अंदर हम क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, प्लेनेरिया, ठीक है। ये सारे मेथड है जो आप क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हो। हाँ, कौन कौन सा था, ये सेक्सुअल स्पोर आप पढ़ रखा है, जो एल्गी और फंजाई के अंदर, बेसिकली आपने फंजाई में देखा था बडिंग, जो कि बड, यहाँ पे बड बनती है, ठीक है। बड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या रहेगा, ईस्ट और हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ये हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर ही होती है ये भी। रीजनरेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है, कि रीजनरेट करता है, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है वो रीजनरेट करता है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहता है, प्लेनेरिया। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, यानी कि रिप्रोडक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है, कि रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो कभी भी लिविंग कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होती, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो कभी भी नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग
यानी कि रिप्रोडक्शन कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो फिर हम इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कंसिडर करते, ये क्वेश्चन आ गया। तो रीजन ये है कि अर्थ पर ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन क्या है, लिविंग है। यानी कि अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन वो क्या है, लिविंग्स है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे। एक एग्जाम्पल है म्यूल, दूसरा एग्जाम्पल देखें तो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, और तीसरा एग्जाम्पल रहेगा वर्कर बीज, हनी बीज। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। दैट मीन ये क्या है, स्टेराइल है। अगर आपने अपने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो रिप्रोडक्शन जो है किसी भी स्पीसीज को अपनी कंटिन्यूटी, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बट नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। तो हमारा रिप्रोडक्शन किस में आता है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, क्या है, हमारा एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन स्पीसीज को अपनी आइडेंटिटी, अपनी कंटिन्यूटी या लिविंग्स को अर्थ पे अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज एक और भी है कि जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। दो अलग अलग चीजें जिसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि जिंदा रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन अनडाउटेडली नॉन लिविंग नहीं करते लेकिन फिर भी ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की जो डिफाइनिंग फीचर्स है जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।